शुरू करते हैं फ्लैशबैक सीन से। नन्ना कैसियन एक कासा अपने साथ ही छोटे बच्चों के साथ किनारे के कबीले में रह रहा था। तभी अचानक से एक शिप इनके प्लानेट पर क्रैश हो गई। कासा अपनी छोटी बहन कैरी को कैंप में छोड़कर बाकी बच्चों के साथ शिप की छानबीन करने चला गया। देख के लग रहा है कि इनके प्लानेट पर कोई बड़ा सा माइनिंग प्रोग्राम चला था। ये शिप शायद इसी माइनिंग फैसिलिटी में लैंड होने वाली थी। क्रैश लैंडिंग साइट पर पहुंचकर सबने देखा कि इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर इनके लीडर हिम्मत दिखाकर बॉडीज को चेक करने गई। तभी उनमें से एक बंदे को होश आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को ब्लास्टर से मार दिया। यह देखकर कबीले के बाकी बच्चों ने ब्लो डार्ट से उस ऑफिसर पर हमला कर दिया। ढेर सारे डार्ट्स खाने के बाद आखिरकार उस ऑफिसर ने दम तोड़ दिया। कबीले के बाकी बच्चे फौरन उनके लीडर को उठाकर कैंप ले गए। देख के लग नहीं रहा था कि यह जिंदा बचेगी, लेकिन कैसियन वहीं रुककर शिप की तलाशी लेने चला गया। अंदर जाकर कैसियन गुस्से में शिप में तोड़-फोड़ मचाने लगा। इसी दौरान दो स्कैवेंजर हंटर्स मारवा और क्लेम इस शिप में सामान चुराने आए थे। अंदर कैसियन को अकेले तोड़-फोड़ मचाता देख मारवा ने उसे गोद लेने का फैसला किया। कैसियन के कबीले ने जिसे मारा था वो रिपब्लिक का ऑफिसर था, लेकिन इसके यूनिफॉर्म पर तो डुकू का सिंबल बना था। शायद इसके बारे में हमें आगे कुछ पता चले। रिपब्लिक अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर कैसियन की जान बचाने मारवा उसे जबरदस्ती अपने साथ किनारी से बाहर ले गई। उस दिन से लेकर आज तक कैसियन उसकी छोटी बहन को ढूंढ रहा था। Now back to the present time. Present time यानी शो का प्रेजेंट टाइम 5BBY बैटल ऑफ याविन के 5 साल पहले। तो जो लोग नहीं जानते, स्टार वॉर्स का कैलेंडर BBY के अराउंड चलता है। BBY मतलब बिफोर बैटल ऑफ याविन। बैटल ऑफ याविन यानी वो बैटल जिसमें लूक स्काईवॉकर ने फर्स्ट डेथ स्टार को तबाह किया था। सिंपल भाषा में स्टार वॉर्स द न्यू होप के इवेंट से 5 साल पहले की कहानी। ओके 5BBY में अडल्ट कैसियन एंडोर अपनी बहन की तलाश में प्लानेट मोरलाना 1 चला आया। इसे खबर मिली थी कि यहाँ के एक ब्रोथल हाउस में किसी ने कैरी को देखा था। ब्रोथल के रिसेप्शनिस्ट ने एंडोर को बताया कि यहाँ एक किनारी लड़की काम तो करती थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में वो एंडोर की और मदद नहीं कर सकती। अच्छा होगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। पास बैठे दो प्रीमोर सिक्योरिटी गार्ड्स को एंडोर के बर्ताव पर थोड़ा शक होने लगा। ये प्रीमोर अथॉरिटी इंपीरियल फोर्सेस से काफी अलग हैं। इनके जुरिस्डिक्शन में सिर्फ फ्री ट्रेड सेक्टर या मोरलाना सिस्टम का इलाका आता है। मोरलाना स्टार सिस्टम में मोरलाना 1 और फेरिक जैसे प्लानेट हैं। इन शॉर्ट आप इनको फ्री ट्रेड सेक्टर की प्राइवेट पुलिस समझ लो। फिर वो दोनों प्रीमोर इंस्पेक्टर्स एंडोर के पीछे पीछे ब्रोथल से बाहर चले आए। एंडोर चुपचाप यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन गार्ड्स को इससे बदला लेना था, क्योंकि ब्रोथल हाउस में रिसेप्शनिस्ट ने इनसे पहले एंडोर के साथ बात की थी। यहाँ चली हाथापाई में एक गार्ड एक्सीडेंटली एंडोर के हाथों मारा गया। फिर अपने गुनाह को छुपाने एंडोर ने दूसरे गार्ड को भी मार दिया। गार्ड्स को मारने के बाद एंडोर भागकर प्लानेट फेरिक्स चला आया, जहां एंडोर और मारवा के फैमिली ड्रॉइड B2 इमो ने इसे बताया कि एंडोर का दोस्त ब्रासो उसे ढूंढ रहा था। फिर एंडोर B2 इमो को चुप कराकर ब्रासो से मिलने चला गया। एंडोर ने ब्रासो को पट्टी पढ़ाई कि अगर किसी ने इससे पूछा तो वो उसे बताए कि पिछली रात एंडोर ब्रासो के साथ था। बेसिकली एंडोर यहाँ अपने लिए एलाबाई बना रहा था। यहाँ से निकलकर एंडोर बिक्स कलीन से मिलने चला गया। बिक्स यहाँ के लोकल शॉप में मैकेनिक है, जो साइड में इलीगल स्मगलिंग का काम भी करती थी। एंडोर को जल्द से जल्द ब्लैक मार्केट में एक डिवाइस बेचना था, लेकिन बिक्स ने इसे समझाया कि सामने वाली पार्टी सिर्फ एक डिवाइस खरीदने के लिए यहाँ नहीं आने वाली। फिर एंडोर ने इसे बताया कि वो डिवाइस कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंपीरियल शिप से चुराया अनट्रेसेबल NS9 स्टार पाथ यूनिट है, जिसका यूजर आसपास के किसी भी इंपीरियल कोऑर्डिनेट को आसानी से ढूंढ सकता था, वो भी बिना ट्रैक हुए। ये सुनते ही बिक्स फौरन मान गई। बिक्स और एंडोर को खुसफुस करता देख उसके बॉयफ्रेंड टिम को थोड़ा शक होने लगा। बिक्स फौरन टॉपिक चेंज करके वहां से बाहर चली गई। फिर बिक्स ने इस टावर में छुपे सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए अपने ब्लैक मार्केट बायर को मैसेज भेजा। उधर मोरलाना 1 में प्रीमोर का चीफ इंस्पेक्टर हाइन गार्ड्स के मर्डर को रफा दफा करना चाहता था, ताकि उन मर्डर्स की वजह से हाइन का रिकॉर्ड खराब ना हो। यह देखकर डिप्यूटी इंस्पेक्टर सिरिल कान काफी गुस्सा था। बॉस नहीं माना तो क्या हुआ, कान उस मर्डरर यानी एंडोर को ढूंढ कर ही रहेगा। ब्रोथल के आसपास पूछताछ करने पर कान को पता चला कि किनारी प्लांट का कोई आदमी उसकी बहन को ढूंढ रहा था। मर्डर वाली रात एक इलीगल शिप मोरलाना 1 से निकलकर प्लानेट फेरिक्स की ओर गई थी। कान समझ गया कि कातिल जरूर उसी शिप में बैठकर भागा होगा। कान ने फौरन फेरिक्स पर खबर फैला दी कि प्रीमोर ऑफिसर्स किनारी ओरिजिन मेल को ढूंढ रहे हैं। ये न्यूज सुनकर एंडोर के सारे क्लोज फ्रेंड्स समझ गए कि यहाँ पक्का कैसियन एंडोर की बात हो रही होगी। ब्रासो ने ही मन में सारी कड़ियां जोड़ ली, तो एंडोर मर्डर की सजा से बचने इससे झूठ बुलवा रहा था। बार बार बिक्स को चुपके से एंडोर से मिलता देख टिम काफी गुस्सा था। इसने भी भांप लिया कि पक्का वो मोस्ट वांटेड किनारी मेल एंडोर ही होगा। फिर कैसियन से बदला लेने
टिम ने चुपके से उसकी खबर कान को दे दी। मर्डरर की आइडेंटिटी पता चलते ही कान इंस्पेक्टर मॉस्क के साथ फेरिक्स चला गया। मॉस्क भी एंडोर को इंसाफ दिलाने तक चैन से नहीं बैठने वाला। B2M ने एंडोर और मार्वा को खबर दी कि प्रीमोर ऑफिसर्स किनारी मेल सस्पेक्ट्स को ढूंढते हुए फेरिक्स आए हैं। मार्वा को भी पूरा यकीन था कि पक्का एंडोर ने ही कोई बड़ा कांड किया होगा। एंडोर फटाफट सामान जमा करके यहाँ से भागने की तैयारी में था, पर जाने से पहले इसे स्टार पाथ नेविगेटर भी तो बेचना है। बिक्स का वो खरीदार पार्टनर लूथन रेल समय रहते फेरिक्स पर पहुंच गया। बिक्स ने रेल को बताया कि एंडोर के अरेस्ट वारंट की वजह से इनका काम थोड़ा मुश्किल हो गया। इन्हें लगता है कि अभी तक प्रीमोर ऑफिसर्स को एंडोर की आइडेंटिटी नहीं पता, बट थैंक्स टू टिम प्रीमोर उस वांटेड क्रिमिनल की आइडेंटिटी जान चुके थे। रेल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एंडोर फेस्ट का निवासी था। बिक्स ने इसे बताया कि बहुत ही कम लोग एंडोर के असली ओरिजिन प्लैनेट को जानते हैं। रेल यहाँ से निकलकर एक पुरानी फैक्ट्री में एंडोर से मिलने चला गया। बैकअप के लिए एंडोर ने अपने साथ एक ट्रांसमिशन डिवाइस रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर यह B2M को कांटेक्ट कर सके। उधर कान और मॉस सिपाही लेकर एंडोर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गए। इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी मारवा मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। तभी एंडोर ने B2M को कांटेक्ट किया। इसी सिग्नल को ट्रैक करते हुए खान को एंडोर की लोकेशन पता चली। रेल एंडोर के चोरी के स्किल से काफी इंप्रेस था। इंपीरियल स्टार पाथ यूनिट को चुराने एंडोर उन्हीं का बेस लेकर इंपीरियल शिप में घुस गया था। वहां के गार्ड्स ने ओवर कॉन्फिडेंस और जबरदस्त ईगो की वजह से एंडोर को इग्नोर कर दिया। एम्पायर के इसी एरोगेंस को यूज करके एंडोर ने बड़ी आसानी से स्टार पाथ यूनिट चुरा लिया। ये सुनकर रेल काफी इंप्रेस था। जल्दी एंडोर के समझ आया कि रेल यहाँ स्टार पाथ के लिए नहीं बल्कि एंडोर को लेने आया था। यहाँ आने से पहले रेल ने एंडोर के ऊपर अच्छी खासी बैकग्राउंड रिसर्च कर ली थी। वो जानता है कि एम्पायर ने एंडोर के अडॉप्टिव फादर यानी क्लेम को सूली पर चढ़ाकर मार दिया था। यानी एंडोर की भी एम्पायर के साथ जाती दुश्मनी थी। रेल चाहता है कि एंडोर उसके स्किल्स को एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए यूज करे। रेल ने सीक्रेटली कुछ रिबेल्स की टीम बनाई थी। ये चाहता है कि एंडोर भी उस टीम का हिस्सा बने। एंडोर को रेल पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा। तभी प्रीमोर गार्ड्स ने इन पर हमला कर दिया। ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर मारवा के घर चले गए, लेकिन उस लड़ाई में स्टार पाथ यूनिट पीछे ही छूट गया। मारवा के घर पहुंचते ही इन दोनों ने कान को पकड़कर बांध दिया। जैसे ही बिक्स को पता चला कि टिम ने एंडोर की आइडेंटिटी लीक कर दी, वो फौरन उसे चेतावनी देने बाहर भाग गई। टिम भी उसके पीछे चला गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। बिक्स और टिम को इस टाइम बाहर भागता देख कुछ प्रीमोर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। फिर यहां चले केओस में एक इंस्पेक्टर ने टिम को ब्लास्टर से शूट कर दिया। टिम भैया जगह पर ही चल बसे। यह देखकर लीडर ने उस इंस्पेक्टर को यहां से वापस जाने को कहा। इस जगह से बाहर निकलते वक्त वो इंस्पेक्टर ब्रासो की बिछाई जाल में फंसकर मारा गया। तभी एक इंस्पेक्टर ने कान को ढूंढकर आजाद कर दिया। फिर रेल और एंडोर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को जबरदस्त चूना लगाकर फेरिक्स से बाहर भागने में कामयाब हो गए। रेल ने एंडोर को दो ऑप्शंस दिए, या तो वो मन चाहे प्लैनेट पर उतरकर भगोड़े की जिंदगी जिए, या फिर रेल के साथ प्लैनेट अल्जानी चलकर एम्पायर के खिलाफ चली सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने। एंडोर को अब भी रेल की बातों पर भरोसा नहीं था। फिर एंडोर का मोटिवेशन बढ़ाने रेल ने उसे ढेर सारा पैसा ऑफर किया। अगर एंडोर इसके प्लान की हाइस्ट में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है तो रेल उसे 2 लाख क्रेडिट्स देगा, पैसा भी और एम्पायर को हराने की खुशी भी। उधर कोरोजॉन पर इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो AKA ISB की मैनेजमेंट मीटिंग चली थी। यहाँ मेजर पैटेगस ने सबको समझाया कि ISB एक हेल्थ केयर सिस्टम की तरह है। इनका काम एम्पायर के खिलाफ गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को मारना है। बेसिकली ये लोग रिबेल्स को जर्म्स की तरह देखते हैं। फिर पैटेगस ने ब्लेविन से फेरिक्स पर हुए इंसिडेंट का अपडेट मांगा। वो एरिया कॉर्पोरेट टेक्टिकल फोर्सेस यानी प्रीमोर के कंट्रोल में आता है, तो इन्हें उसकी ज्यादा खबर नहीं है। ना ही एम्पायर को प्रीमोर के मामले में पढ़ना था, लेकिन फेरिक्स से भागे एक मुजरिम के पास इन्हें स्टार पाथ यूनिट मिला था। ब्लेविन ने इस मामले की छानबीन करने पैटेगस से परमिशन मांगी। पैटेगस ने उसे बताया कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। रेल को ऑफर सुनने के बाद एंडोर ने अपना मन बना लिया था। रेल ने इसे एडवांस पेमेंट के तौर पर ये क्वालिटी सिग्नेट दिया, यानी ये ब्लू एंड व्हाइट कलर का काइबर क्रिस्टल। इनके पूर्वजों ने रकाटन इन्वेडर से लड़ाई जीतने की खुशी में यह स्पेशल पेंडेंट बनाया था, जिसकी वैल्यू 50,000 क्रेडिट्स के आसपास थी। रकाटा एक एंशिएंट प्रजाति का नाम है। इन लोगों ने डार्क साइड ऑफ द फोर्स की मदद से पूरी गैलेक्सी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि पहली बार हाइपरस्पेस ट्रैवल भी रकाटा प्रजाति ने इन्वेंट किया था, लेकिन रकाटन का इन्वेजन प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। उसी खुशी में गैलेक्सी के एंशिएंट स्पीसीज ने यह क्वालिटी सिग्नेट बनाया था। मिशन पूरा होने तक एंडोर क्लेन का नाम यूज करेगा। अल्जानी पर लैंड होते ही एंडोर फटाफट शेव करके रायल के साथी से मिलने चला गया। रेल ने उसके साथी वेल को बताया कि क्लेम भी इनके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। वेल की टीम ने इंपीरियल हाइस्ट की फुल प्रूफ प्लानिंग करके रखी थी। एकदम ऐसे लास्ट मोमेंट पर किसी नए मेंबर को गैंग का हिस्सा बनाने का आइडिया उसे ठीक नहीं लगा।
रायल ने वेल को एकदम साफ भाषा में समझाया कि या तो ये क्लेम को अपनी टीम का हिस्सा बनाए या फिर इस प्लान को अभी का अभी रोक दे। क्लेम को टीम में शामिल करना रेल की रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर था। फेरिक्स पर हुए फेल्ड ऑपरेशन के बाद सारे केस पर एम्पायर ने कब्जा कर लिया। ब्लेविन ने प्रीमोर ऑफिसर को बताया कि इनका काम यहीं खत्म हो गया, अब से ये केस आईएसबी हैंडल करेगी। यानी ब्लेविन ने यहाँ खड़े खड़े कान और फेरिक्स मिशन में शामिल सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। इस केस के सॉल्व होने तक पूरा का पूरा मौलाना सिस्टम आईएसबी के कंट्रोल में रहेगा। लगता है बेलविन को पार्टिकस से परमिशन मिल गई। वेल ने एंडर को कैंप ले जाते वक्त उसे कड़ी वार्निंग दी कि वहां पहुंचते ही वो किसी को भी रेल के बारे में नहीं बताएगा। बाकी टीम मेंबर्स को नहीं पता कि सीक्रेटली ये सारा ऑपरेशन रेल चला रहा था। एंडर को मिलाकर इनकी टीम में अब टोटल 7 मेंबर्स हो गए। ये सारे मिलकर अल्जाने में बनी इंपीरियल आर्मरी पर डाका डालने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी आर्मरी की वजह से यहाँ पर टाई फाइटर्स का भी आना जाना लगा रहता था। सुपरवाइजर जेड्रा मीरो भी फेरिक्स वाले केस की छानबीन कर रही थी। मीरो की समझ आया कि स्टार पाथ यूनिट के मुद्दे को उठाकर ये फेरिक्स वाला केस खुद के जुरिडिक्शन में ले सकती है। बाय द वे, मीरो और ब्लेविन की आपस में जरा भी नहीं पड़ती, तो वो खुद से सेम केस पर कतई काम नहीं करने वाले। मीरो चाहती है कि ब्लेविन फेरिक्स का केस उसके हवाले कर दे। ब्लेविन ने इस बात से साफ मना कर दिया। यह सुनते ही मीरो सीधा पार्टिकस के पास चली गई। कुछ देर बाद ही रेल भी कोरोजान चला आया। शिप से बाहर निकलने से पहले रेल ने फटाफट अपना भेस और पर्सनालिटी चेंज कर दी। कैंप पहुंचते ही वेल ने सबको एंडोर एके क्लेम से इंट्रोड्यूस करवाया। एज एक्सपेक्टेड टीम का एक भी मेंबर इस लास्ट मोमेंट एडिशन से जरा भी खुश नहीं था, लेकिन वेल ने सबको जबरदस्ती समझाया कि ये क्लेम बंदा उनके बहुत काम आएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ किसी के पास भी ब्लास्टर्स नहीं है। इनके पास मशीन गन जैसे दिखने वाले आम हथियार थे। शायद इनके पास ब्लास्टर यूज करने की अभी तक परमिशन नहीं, इसलिए तो वो आर्मरी को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रीमोर से डिस्चार्ज होने के बाद निराश होकर कान उसके मम्मी के घर चला गया। फिर हमने देखा कि रेल उसके साथी क्लेया के साथ कोरोजान पर ऑर्नेट गैलरी चलाता है। इस गैलरी में स्टार वॉर्स लोर से रिलेटेड भर भर के ईस्टर एग्स थे। पहले 3 एपिसोड में ईस्टर एग्स का सूखा पड़ा था। चौथे एपिसोड में तो ईस्टर एग की दुकान ही लगा दी। लो देखो ईस्टर एग्स, मैंडलोरियन आर्मर, क्लोन वॉर्स वाले फादर, डॉटर और सन को रिप्रेजेंट करने वाले टैबलेट्स। अगर क्लोन वॉर्स नहीं देखा तो इस एपिसोड में ये तीनों कैरेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डॉटर लाइट साइड ऑफ द फोर्स, सन डार्क साइड ऑफ द फोर्स और फादर दोनों साइड का बैलेंस। वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ क्लोन वॉर्स। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। वुकी सोल्जर का हेलमेट, होलोक्रॉन, सिथ असैसिन का आर्मर, जो कि बहुत लोगों को लगता है कि स्टार किलर का आर्मर है, लेकिन ये स्टार किलर नहीं होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्टार किलर का कैरेक्टर ऑफिशियल कैनन में काउंट नहीं होता। लगता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सारा का सारा नर्डगैज़म इसी सेट पर निकाल दिया। ओके, नाउ बैक टू द स्टोरी। सेनेटर मॉन मोथमा रेल से मिलने उसकी गैलरी चली आई। मोथमा को लगता है कि कोई इस पर नजर रखे हुए है। अचानक से इसका ड्राइवर भी चेंज हो गया। यहाँ ये लोग रिबेल अलायंस को लेकर ऐसे खुले में बात नहीं कर सकते। मोथमा के कैरेक्टर को फिर से स्टार वॉर्स यूनिवर्स में देखकर काफी अच्छा लगा। पहली बार हमने इस कैरेक्टर को रिटर्न ऑफ द जेडाई में देखा था। फिर एंटीक ऑब्जेक्ट्स दिखाने का बहाना बनाकर रेल इसे अकेले में अंदर ले गया। मोथमा ने मिशन में इनकी मदद करने एक नया एलाई ढूंढ लिया था। रेल को अपडेट्स देकर मोथमा वापस अपने घर चली गई, जहां उसके हस्बैंड पेरिन फेरता ने स्पेशल डिनर पार्टी रखी थी। गेस्ट लिस्ट में मास एमेटा और स्लाइम मूर जैसे प्रो इंपीरियल्स का नाम देखकर मोथमा काफी गुस्सा थी। ये दोनों ही डार्क सीडियस के एकदम खास लोग थे। इनके नेम ड्रॉप को सुन के लग रहा है कि अगले एपिसोड में शायद डार्क सीडियस की झलक देखने मिले। वेल की टीम आर्मरी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। आर्मरी गैरिसन का लेफ्टिनेंट गॉन सीक्रेटली रिबेल्स के साथ मिला हुआ था। गॉन ने वेल को खबर दी कि जल्द ही एक इंपीरियल इंजीनियर यहाँ आने वाला है, यानी इन्हें जल्द से जल्द इस हाइस्ट को अंजाम देना होगा। गॉन भी क्लेम की वाइल्ड कार्ड एंट्री से जरा भी खुश नहीं था, बट अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। गैरिसन को सिर्फ 40 ट्रूपर्स गार्ड कर रहे थे, क्योंकि एरोगन एम्पायर ओवर कॉन्फिडेंट थी कि कोई इनके आर्मरी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चोरी पूरी करने के बाद ये लोग अल्जानी सेरेमनी की आड़ में गैरिसन से बाहर भागेंगे। आई ऑफ द अल्जानी नामी इस मीटियोर शॉवर को देखने हजारों लोकल्स बाहर आते हैं। ये लोग इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गैरिसन हाइस्ट को सक्सेसफुली अंजाम देंगे। बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मीटियोर शावर होने में बस 3 दिन बाकी हैं। ब्लेविन से 2 बार रिजेक्शन मिलने के बाद मीरो उसकी कंप्लेंट करने पैटिकस के पास चली गई। मीरो को लगता है कि रिबल्स इस तरह के इंपीरियल इक्विपमेंट चुराकर शायद उनके खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। मीरो की रिसर्च के हिसाब से स्टार पाथ की तरह ही और 3 चोरियों के केस दर्ज थे, लेकिन पैटिकस को मीरो की बातें बड़ी ही बेतुकी लगी। अगेन वही एरोगेंस। पैटिकस ने मीरो को बताया कि ये सर न पैर वाले यूट्यूबर थियरीज बनाने से अच्छा होगा कि वो अपनी कोर ड्यूटी पर ध्यान दे। मीरो के अंडर सिर्फ 2 सेक्टर थे और ब्लेविन के अंडर 6। मीरो ने हाल ही में आईएसबी को ज्वाइन किया था, तो वो इतनी जल्दी बड़े बड़े तीर मारने के बारे में ना सोचे।
क्लेम एक एंडोर के पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं था। टेमेरिन ने उसे रट्टा मारने के लिए लेआउट और प्लानिंग के डिटेल्स दिए। फेरिक्स पर चली ब्लास्टर फाइट में एंडोर का हाथ जख्मी हुआ था। वेल चाहती है कि क्लेम पहले अपने हाथ का इलाज करे, ये प्लान्स का रट्टा सुबह से शुरू करना। इतना बोलकर वेल कैंप की रखवाली करने चली गई। वेल की रिबेलियन गैंग में ऑलमोस्ट किसी को भी क्लेम पर भरोसा नहीं था। सारे ही क्लेम एक एंडोर को शक की नजर से देख रहे थे। यह देखकर एंडोर ने फाइनली सबको बता दिया कि वो कोई कट्टर रिबेलियन नहीं बल्कि एक मर्सनरी है जो यहां सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर आया था। यह सुनकर सारे काफी गुस्सा थे, लेकिन वेल ने सबको शांत करते हुए कहा कि वो इस क्लेम के टॉपिक को मिशन पूरा होने के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल गैरिसन की चोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल गॉन की मदद से वेल की गैंग इंपीरियल गैरिसन में घुसने की तैयारी करने लगे। फिर हमने देखा कि मॉन मोथमा की उसके हस्बैंड और बेटी के साथ जरा भी नहीं पड़ती। मॉन मोथमा ने किसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस के बीच स्ट्रगल करते हुए एक नई चैरिटेबल फाउंडेशन की बुनियाद रखी। सीरिल खान अपने मम्मी के ताने खा खा कर फाइनली नई जॉब ढूंढने के लिए तैयार हो गया। ब्लेविन ने फेरिक्स पर कब्जा करके वहां के एक होटल को आईएसबी हेडक्वार्टर्स में बदल दिया। दूसरी तरफ मीरा उसके जूनियर साथी हर्ट के साथ मिलकर रिबेल्स के सीक्रेट मिशन की छानबीन कर रही थी। इन्हें पूरा यकीन था कि रिबेल अलायंस किसी बड़े काम को अंजाम देने चुपके से इंपीरियल वेपन्स और हाई टेक डिवाइसेस चुरा रहे थे। गॉन की मदद से वेल की गैंग गार्ड्स का भेस लेकर गैरिसन में घुस गए। अंदर जाते रिबेल्स ने कमांडर जेहोल्ड बीहाज और उसकी फैमिली को बंदी बना लिया। अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो तो वॉल्ट का दरवाजा खोल दो। अपने फैमिली को बचाने के खातिर बीहाज ने तिजोरी खोल दी। फिर रिबेल्स बीहाज समेत उसी के गार्ड्स को काम पर लगाकर क्रेडिट्स को एक इंपीरियल फ्रेटर में लोड करने लगे। इस मिशन को स्मूथली अंजाम देने रिबेल ने गैरिसन के सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए थे, लेकिन इसी प्रॉब्लम को चेक करते हुए कुछ गार्ड्स वॉल्ट के पास चले आए और रिबेल्स को रंगे हाथ पकड़ लिया। रिबेल्स और इंपीरियल गार्ड्स के बीच चली इस लड़ाई में गॉन और टर्मेन मारे गए। फिर एंडोर, वेल, सकीन और नेमिक समय रहते क्रेडिट से भरा फ्रेटर उड़ाकर वहां से भाग निकले। भागा दौड़ी में सिंटा पीछे ही छूट गई, बट डोंट वरी, ये बाद में आराम से यहां से निकल जाएगी। अल्जाने से बाहर निकलते वक्त नेमिक क्रेडिट्स के पायलट से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया। थोड़ा सोच विचार करने के बाद वेल और एंडोर ने डिसाइड किया कि वो कहीं भी भागने से पहले एक प्लैनेट पर जाकर नेमिक का इलाज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेमिक ने इस काम चलाओ हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। बाहर एंडोर और सकीन उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जल्दी एंडोर समझ गया कि सकीन को रिबेल अलायंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस पैसों और अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने इस मिशन का हिस्सा बना था। सकीन ने एंडोर को ऑफर दिया कि वो दोनों क्रेडिट्स को आधा आधा बांट ले, फिर वेल को यहीं अकेले छोड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे। यह सुनकर एंडोर को इतना गुस्सा आया कि उसने सकीन को उधर जगह पर ही मार दिया। अंदर जाकर एंडोर ने वेल को सब कुछ सच बता दिया कि इसने सकीन को सेल्फिशनेस की वजह से मार दिया, बट डोंट वरी, वो वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंडोर को इंपीरियल से चुराए ढेर सारे क्रेडिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बस अपने हक का पैसा लेकर रिबेल अलायंस से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। उतना ही पैसा जितना लूथन ने इसे ऑफर किया था, ना कम और ना ही ज्यादा। जाने से पहले वेल ने एंडोर को नेमिक के लेटर समा दिए जिसमें उसकी ख्वाहिशें लिखी थी। बेसिकली वेल यहाँ एंडोर को रिबेल अलायंस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर रही थी, लेकिन एंडोर इसे नो थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। हाइस्ट की खबर सुनकर लूथन खुशी से नाचने लगा, तो दूसरी तरफ आईएसबी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाकर रिबेल्स के खिलाफ कड़ी निंदा करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सीरिल खान ने अंकल से सेटिंग लगाकर ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में डेस्क जॉब ज्वाइन कर ली। मीरो बार बार प्रोटोकॉल्स तोड़कर आईएसबी का डेटाबेस एक्सेस कर रही थी। ब्लेविन ने उसे फाइनल वार्निंग दी कि वो अपनी मनमानी करना बंद कर दे। मीरो को अब भी लगता है कि आईएसबी को इसे इंपीरियल हाइस्ट के डेटाबेस एक्सेस करने की पूरी इजाजत दे देनी चाहिए, लेकिन बेचारी को फेरिक्स में चले मामले से दूर रहने की वार्निंग मिली। ल्यूथन का नाम सीक्रेट रखने उसकी असिस्टेंट क्लेया वेल से मिलने चली गई। ये जानते थे कि कैसियन एंडोर जैसे थीफ का खुलेआम आजाद घूमना इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, तो ल्यूथन को हाइस्ट वाले लफड़े से दूर रखने क्लेया ने वेल को एंडोर की सुपारी दे दी। फैमिली डिनर पार्टी कम फंड रेजर इवेंट के दौरान मॉन मोथमा ने उसके पुराने दोस्त कॉल्मा से मदद मांगी। कॉल्मा एक बैंकर है। मॉन मोथमा चाहती है कि कॉल्मा पैसा इकट्ठा करने में सीक्रेटली इसकी मदद करे, पर तो मॉन मोथमा के फैमिली फंड्स और प्राइवेट ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखने लग गए थे। एंडोर बिक्स और मारवा से मिलने जबरदस्त रिस्क लेकर वापस फेरिक्स चला गया। बिक्स ने एंडोर को बताया कि उसके जाने के बाद से आईएसबी ने सारे प्लैनेट पर कब्जा कर दिया है। स्टॉर्म ट्रूपर्स ने सबका जीना हराम कर दिया था और यहाँ जो कुछ भी हुआ है उस सब के लिए यहाँ के लोग एंडोर को जिम्मेदार मानते हैं। बाहर स्टॉर्म ट्रूपर्स को घूमता देख एंडोर को पुराने टाइम के फ्लैशबैक्स आने लगे। वो टाइम जब क्लोन ट्रूपर्स ने एंडोर के अडॉप्टिव फादर क्लेम को मार दिया था। एंडोर के लाख समझाने के बावजूद भी मारवा फेरिक्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
उसे यहीं रहकर बाकी सबकी तरह इंपीरियल फोर्सेस का सामना करना था। यह सुनते ही एंडोर निराश होकर अकेले वापस चला गया। एंडोर कीव गिर्गो की आइडेंटिटी अपनाकर टूरिस्ट लोकेशन नियामोस पर चला गया। 1 महीने तक अय्याशी करने के बाद एंडोर एक्सीडेंटली एक शोर ट्रूपर की नजर में आ गया। शोर ट्रूपर ने एंडोर को देखते ही भांप लिया कि इसके कैरेक्टर में जरूर कोई गड़बड़ है। उसने फौरन एक KX यूनिट ड्रॉइड बुलवाकर एंडोर को अरेस्ट कर लिया। उलझाने वाले हाइस्ट के बाद से एम्पायर ने सारे कानून कड़े कर दिए थे। इन नए रूल्स की वजह से ही जज साहब ने एंडोर को 6 महीने के बदले 6 साल की सजा सुना दी। एंडोर के पास सजा काटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर एम्पायर ने एंडोर को नारकीना 5 पर बनी एक समुद्री जेल में ट्रांसफर कर दिया। कैदियों को कंट्रोल में रखने यहाँ के फ्लोर पर शॉक पैनल्स लगे हुए थे। एंडोर यहाँ के प्रिजन सेल लीडर कीनो रॉय के अंडर अपनी सजा खत्म होने तक एम्पायर के लिए मजदूरी करेगा। यानी ये प्रिजन कम एम्पायर की हार्डवेयर फैक्ट्री थी, जहां कैदी रोज शिफ्ट में काम करते हुए एम्पायर के लिए यूनिक पार्ट्स बना रहे थे। इन स्पेशल पार्ट्स का असली राज भी सीधा फिनाले में खुलेगा। वेल और सिंटा एंडोर को ढूंढते हुए फेरिक्स चले आए। इन्हें नहीं पता था कि एंडोर फिलहाल जेल में सजा काट रहा था। मारवा की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से बिक्स ने लूथन को कांटेक्ट किया ताकि वो उसकी मदद से एंडोर तक मैसेज पहुंचा सके, लेकिन सिग्नल ट्रैक होकर पकड़े जाने के डर से क्ले के कहने के मुताबिक लूथन ने बिक्स को ब्लॉक कर दिया। लूथन एंटो क्रीगर के साथ मिलकर स्पेल हाउस पर बने इंपीरियल पावर स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग में था। इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने सेपरेटिस्ट क्रीगर को थोड़ी और मैन पावर की जरूरत थी। लूथन मदद मांगने सीधा सॉ गरेरा से मिलने चला गया, लेकिन सॉ को लूथन के साइड क्वेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो किसी और के मिशन के लिए अपने रिबेल साथियों की जान खतरे में नहीं डालने वाला। लूथन ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि एम्पायर को हराने के लिए इन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। एंडोर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाने मीरो कान से पूछताछ करने लगी। कान इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बदले में मीरो को इसे अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाना होगा। यह सुनते ही मीरो ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। फेरिक्स पहुंचते ही मीरो को पता चला कि ब्लैक मार्केट डीलर बिक्स का एंडोर के साथ कोई कनेक्शन था। यह देखकर मीरो ने फौरन बिक्स को अरेस्ट कर लिया। मीरो डॉक्टर गॉस्ट के बनाए स्पेशल साउंड डिवाइस की मदद से बिक्स को टॉर्चर करने लगी। इस डिवाइस में से निकलने वाली दर्दनाक एलियंस की आवाज विक्टिम्स के दिमाग की बैंड बजा देती थी। बिक्स को लगातार टॉर्चर करके मीरो को पता लगा कि शायद एंडोर अल्टानी वाले हाइस्ट में भी शामिल था, लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी बिक्स ने इंपीरियल्स को ज्यादा कुछ नहीं बताया, ना ही एंडोर के बारे में और ना ही ल्यूथन के बारे में। इसी दौरान आईएसबी के कुछ पेट्रोल ऑफिसर्स ने क्रिगर की टीम में शामिल एक पायलट को पकड़ लिया। फिर उस पायलट से इन्हें पता चला कि क्रिगर की रिबल गैंग स्पेल हाउस के पावर स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। फिर हमने देखा कि वेल एक्चुअल में मॉनमाथमा की कजिन सिस्टर है। वेल ने अपना असली रिबल रूप सबसे छुपाए रखा था। मॉनमाथमा समझ गई कि कॉल्मा के साथ मिलकर रिबल अलायंस के लिए फंडिंग जमा करना जितना लग रहा था उससे काफी मुश्किल काम होने वाला है। उधर नारकीना 5 के प्रिजन में एंडोर के एक बूढ़े टीम मेंबर उलाफ को शिफ्ट के दौरान स्ट्रोक आ गया। प्रिजन के डॉक्टर ने एंडोर और कीनो को बताया कि अब इसे बचाकर कोई फायदा नहीं। स्ट्रोक इतना जोर का था कि उलाफ अब कभी 100% रिकवर नहीं हो सकता। इतना बोलकर डॉक्टर साहब ने उलाफ को इंजेक्शन लगाकर शांतिपूर्वक मौत दे दी। वापिस जाने से पहले डॉक्टर ने इन दोनों को एक दहला देने वाली खबर सुनाई। तो यहाँ रहने वाले सारे प्रिजनर्स को लग रहा था कि उनकी सजा पूरी होते ही एम्पायर उन्हें आजाद कर देगी, लेकिन प्रिजन के स्टाफ ने गलती से एक रिलीज हुए प्रिजनर को फिर से पास वाले लेवल में शिफ्ट कर दिया, इंडिकेटिंग कि सजा खत्म होने के बाद भी एम्पायर कैदियों को रिलीज नहीं करते, बल्कि एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन में शिफ्ट करते हैं। अपनी इसी मिसमैनेजमेंट वाली गलती को छुपाने प्रिजन स्टाफ ने उस लेवल के सारे प्रिजनर्स को शॉक देकर मार दिया। एंडोर और कीनो समझ गए कि इस जेल से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, सबके साथ मिलकर जेल तोड़कर भाग जाओ। एंडोर के उकसाने के बाद सेल के बाकी प्रिजनर्स भी इस प्रिजन ब्रेक मिशन का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। एंडोर को अच्छे से पता था कि एम्पायर ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस प्रिजन में भी बस गिने चुने गार्ड्स को ही रखा होगा। ये अगर चाहे तो सही मौका देखकर उन गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा सकते थे। गार्ड्स कुछ ही देर में उलाफ का रिप्लेसमेंट लेकर आने वाले थे। इसी मौके का फायदा उठाकर एंडोर ने चुपके से फैक्ट्री फ्लोर पर पानी लीक कर दिया। पानी के शॉक फ्लोर पर जाते ही प्रिजन का सिक्योरिटी सिस्टम बंद पड़ गया। बस फिर क्या था, उम्र कैद की सजा वाली जेल से आजाद होने के जज्बे में सेल के कैदियों ने गार्ड्स पर हमला कर दिया। एंडोर और कीनो किसी तरह यहां से निकलकर प्रिजन के मेन कमांड सेंटर में चले गए। फिर कीनो ने पीए सिस्टम के जरिए जबरदस्त भाषण देकर बाकी कैदियों को भी इनकी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट किया। धीरे धीरे प्रिजन के कैदी सारे गार्ड्स पर भारी पड़ने लगे। ये जेल पानी के बीचों बीच होने की वजह से यहां से भागने का बस एक ही रास्ता था, पानी के थ्रू तैर कर जाना।
अनफॉर्चुनेटली कीनो को तैरना नहीं आता था, तो इतना सब करने के बावजूद भी उसे अकेले यहीं प्रिजन में रहना होगा। एंजोर बाकी कैदियों के साथ पानी के रास्ते पास वाली जमीन की ओर निकल पड़ा। पैसों की मजबूरी की वजह से मॉन मोथमा ने ना चाहते हुए भी एक ग्रे मार्केट बिजनेसमैन से मदद मांगी। जब वो मॉन को पैसा देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में इसे अपने बेटे की शादी मॉन मोथमा के बेटी से करवानी थी। यह सुनते ही मॉन मोथमा को सेकंड थॉट्स आने लगे। फिर हमने देखा कि लॉनी जंग नामी एक आईएसबी ऑफिसर सीक्रेटली ल्यूथन का खबरी था। लॉनी ने ल्यूथन को बताया कि आईएसबी के हाथ एक रिबेल पायलट लगा है। उस पायलट की शिप को चारा बनाकर आईएसबी क्रिगर की गैंग को निपटाने की प्लानिंग कर रहे थे। लॉनी अब फैमिली मैन बन गया था, इसलिए उसे इस रिस्की इन्फॉर्मेंट वाले जॉब से बाहर निकलना था। लेकिन फिर ल्यूथन ने उसे अपने सैक्रिफाइसेस गिना गिना कर जबरदस्ती अपना इन्फॉर्मेंट बने रहने के लिए ब्लैकमेल किया। बीमारी से जूझते वक्त मारवा ने आखिरकार दम तोड़ दिया। मीरो को पूरा यकीन था कि एंडोर उसका फ्यूनरल अटेंड करने जरूर आएगा। फिर मीरो ने एंडोर को जिंदा पकड़ने फेरिक्स पर कड़ी नाकाबंदी लगा ली। वेल मारवा की मौत की खबर देने क्लेया से मिलने चली गई। मॉन मोथमा के घर जाते ही वेल को पता चला कि मॉन की बेटी लेडा इनके चैंड्रिलन कल्चर की कट्टर फॉलोअर बन गई है। यहां तक कि वो खुद अपने ही घर में डीओडीज की बैठक बुलाने लगी। फिर मॉन ने वेल को बताया कि पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में वो लीडा की शादी एक शेडी बिजनेसमैन के बेटे से करने जा रही है। मॉन बरसों से अपने फैमिली अकाउंट से पैसे निकाल कर रिबेल मिशन में डाल रही थी, लेकिन अब एम्पायर उसके बैंक ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। मॉन ने मैक्सिमम अकाउंट्स में पैसा डालकर सब क्लियर कर दिया, लेकिन एक अकाउंट अब भी काफी खाली पड़ा था। एम्पायर की नजर में आने से पहले मॉन को वो अकाउंट भी फटाफट क्लियर करना था, चाहे इसके लिए उसे खुद अपनी बेटी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। वेल ये सब सुनकर हैरान रह गई। खान की पुरानी साथी मॉस ने उसे कांटेक्ट करके मारवा के फ्यूनरल के बारे में बताया। खान भी जानता था कि एंडोर इस फ्यूनरल को मिस नहीं करने वाला। फिर खान अपने मां की तिजोरी से पैसा चुराकर खुद भी फेरिक्स की ओर निकल पड़ा। सॉ ग्रेटा ने ल्यूथन को बताया कि वो क्रीगर की मदद करने के लिए तैयार है, बट ल्यूथन ने उसे कहा कि अब बहुत देर हो गई है। आईएसबी क्रिगर के पायलट को चारा बनाकर उसकी सारी रिबेल गैंग को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। ये चाहकर भी एम्पायर के प्लान को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने क्रिगर को चेतावनी दी तो आईएसबी समझ जाएंगे कि उनके बीच कोई खबरी छुपा है। एम्पायर को हराने के बिग पिक्चर को देखते हुए इन्हें ना चाहते हुए भी क्रिगर के साथियों की कुर्बानी देनी होगी। थोड़ा सोच विचार करने के बाद सॉ भी मान गया। यहां से वापस जाते वक्त कुछ इंपीरियल ऑफिसर्स ने ल्यूथन के शिप को रोक लिया, लेकिन ल्यूथन निहायत ही बैडएस अंदाज में एम्पायर के टाई फाइटर्स को उड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। ये वाला शॉट इस शो का सबसे बेस्ट सीन था। एंडोर मेल्सी नामी एक साथी प्रिजनर्स के साथ किसी तरह पास वाले आइलैंड पर पहुंच गया। ये दोनों यहाँ के कैडियन मछुआरों की शिप चुराकर इधर से भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। बट बाद में एंडोर ने इन्हें समझाया कि ये दोनों भी एम्पायर के दुश्मन हैं, जो हाल ही में उनकी बनाई जेल से छूटकर भागे थे। ये सुनते ही वो मछुआरे इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो गए। एंडोर अपना सामान इकट्ठा करने मेल्ची के साथ वापस नियामोस चला गया। फेरिक्स वाले दोस्त से फोन पर बात करते वक्त एंडोर को पता चला कि उसकी अडॉप्टिव मां मारवा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही एंडोर मेल्ची को गुड बाय बोलकर सीधा फेरिक्स की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो एम्पायर के इलीगल प्रिजन सिस्टम का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। फेरिक्स पहुंचते एंडोर को पता चला कि आईएसबी ने बिक्स को बंदी बनाकर रखा है। आईएसबी ने सारे इलाके को स्टॉर्म ट्रूपर्स और अंडरकवर गार्ड से भर दिया था, ताकि एंडोर किसी भी हाल में इनकी नजरों से बच ना निकले। इसी दौरान ल्यूथन भी वेल और सिंटा से मिलने चला आया। हाई लेवल आईएसबी ऑफिसर्स को फेरिक्स पर घूमता देख सिंटा भी समझ गई कि यहां जरूर एंडोर को पकड़ने की प्लानिंग चली थी, यानी इन्हें किसी भी हाल में आईएसबी से पहले एंडोर तक पहुंचना होगा, ताकि वो उसे मारकर हमेशा हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर सके। मॉन मोथमा जानती थी कि एम्पायर का बजट ड्राइवर इस पर नजर रखे हुए था, तो ये जानबूझकर गाड़ी में अपने हस्बैंड के गैम्बलिंग हैबिट्स के टॉपिक निकालकर लड़ने लगी, ताकि अगर एम्पायर को उनके बैंक अकाउंट्स में कोई लोचा दिख भी जाए तो उन्हें लगेगा कि यह पैसा शायद मॉन मोथमा का हस्बैंड जुए में हारा होगा। फिर ये दोनों अपनी बेटी को डेवो के बेटे से मिलवाने ले गए, यानी समझो शायद रिश्ता ऑलमोस्ट पक्का। आईएसबी ने क्रिगर के अटैक को तो रोक लिया, लेकिन एज एक्सपेक्टेड उन्होंने एक भी रिबेल को जिंदा नहीं छोड़ा। मीरो ये सुनकर काफी गुस्सा थी। अरे यार, टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाने एटलीस्ट एक प्रिजनर तो जिंदा छोड़ देते। मारवा ने मरने से पहले उसके सपोर्टर्स के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके रखा था। फ्यूनरल के दौरान B2EMO ने सबके सामने इस मैसेज का लाइव टेलीकास्ट किया। मारवा खुलेआम अपने सपोर्टर्स और रिबेल्स को एम्पायर के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने का मैसेज दे रही थी। इस फ्यूनरल को अटेंड करने एक रिबेल लड़का भी आया था, जिसके पापा एम्पायर के हाथों मारे गए थे। मारवा के स्पीच से मोटिवेट होकर इस लड़के ने एम्पायर के टैंक पर होममेड बॉम्ब फेंक दिया
और देखते ही देखते यहाँ पर आईएसबी के इंपीरियल फोर्सेस और लोकल रिबेल्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस भागा दौड़ी में मीरो का भी ऑलमोस्ट कचूमर निकलने वाला था, बट एन मोमेंट पर कान ने उसे बचा लिया। मीरो कान को यहाँ देखकर काफी हैरान थी, बट जान बचाने की वजह से इसने ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एंडोर ने बिक्स को छुड़ा लिया। बिक्स की मेंटल कंडीशन की बैंड बजी पड़ी थी। उसे तो ये तक समझ नहीं आ रहा था कि एंडोर वहां सच में है या ये बस उसका वहम था। एंडोर बिक्स को उठाकर किसी तरह शिपयार्ड ले गया, जहां ब्रासो, बीट्यूम और कुछ और रिबेल्स इनका इंतजार कर रहे थे। यहां आने से पहले गर्दी में एंडोर ने लूथन को भी देख लिया था। वो जानता था कि लूथन इधर जरूर एंडोर को मारने आया होगा। फिर बिक्स को ब्रासो और बाकियों के साथ फेरिक से बाहर भेजकर एंडोर लूथन से मिलने चला गया। जाने से पहले एंडोर ने सबसे वादा किया कि काम खत्म होते ही वो उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। मारवा के भाषण से प्रभावित होकर लूथन एंडोर को बिना मारे अपने शिप पर वापस चला गया, पर अंदर कैसियन एंडोर ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहा था। एंडोर ने लूथन को अपना ब्लास्टर थमाकर उसे दो ऑप्शंस दिए, या तो लूथन एंडोर को अभी का अभी मार दे या फिर उस पर भरोसा करके एंडोर को ऑफिशियली अपने रिबेल अलायंस का हिस्सा बना ले। यह सुनते ही लूथन एंडोर को देखकर मुस्कुराने लगा, इंडिकेटिंग कि एंडोर ऑफिशियली इनकी गैंग का हिस्सा बन गया। और यहां होता है एपिसोड 12 खत्म। सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एंडोर और नार्किना फाई के प्रिजनर्स जो अजीब से ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, वो एक्चुअल में डेथ स्टार के फायरिंग डिस्क का हिस्सा थे। डैम, मैंडेलोरियन के बाद मुझे हैंड्स डाउन ये शो सबसे बेस्ट स्टार वॉर्स शो लगा।